नमस्कार दोस्तों। प्राचीन भारतीय इतिहास की जो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, इस श्रृंखला के भाग 2 को लेकर मैं विजय तिवारी आपके सामने उपस्थित हूं, जहां आज की क्लास में हम महाजनपद काल से संबंधित प्रमुख प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जहां आज की वीडियो में जो हमारा पहला प्रश्न है वो प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि महाजनपदों के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है कि जो सभी महाजनपद थे अल्पतंत्रीय थे, जहां शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था। दूसरा ऑप्शन है सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे। तीसरा ऑप्शन है महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे। और चौथा ऑप्शन है बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है। तो चलिए इन ऑप्शनों पर चर्चा करते हैं। तो देखो, पहला ऑप्शन है सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय थे। अल्पतंत्र का मतलब होता है कि सत्ता कुछ लोगों द्वारा ही चलाई जाएगी। तो लेकिन ऐसा तो नहीं था। महाजनपदों का तो एक राजा होता था और बड़े पैमाने पर मंत्रीगण भी होते थे। तो पहला ऑप्शन तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरी बात ये क्या कहता है, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कहता है कि सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित है। तो ऐसा तो नहीं है, सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं थे। अश्मक महाजनपद की बात करें तो अश्मक महाजनपद दक्षिण भारत में अवस्थित था। मत्स्य महाजनपद की बात करें तो ये पश्चिमी भारत में स्थित था। तो अतः कथन बी भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे। तो ऐसी बात भी नहीं है। महाजनपदों के बड़े बड़े राजा होते थे, उनकी अपनी सेनाएं भी होती थी, बड़े पैमाने पर युद्ध भी होता था। तो अतः तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। तो देखो, एक बौद्ध ग्रंथ था जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन है। अतः कथन कौन सा सही होगा, कथन 4 सही होगा। तो प्राचीन भारत में महाजनपदों के बारे में 4 कथन दिए, इनमें से इसका सही आंसर कौन सा है, डी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में जनपद निर्माण के सहायक कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जनपदों का निर्माण हुआ, तो जनपदों के निर्माण में वो कौन से कारक थे जिनकी वजह से जनपदों का निर्माण हुआ, क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर लोहे का व्यापक प्रयोग होने से जनपदों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ बनी। यानी कि जनपदों का जब निर्माण हुआ तो उसके पीछे एक कारण लोहे का प्रयोग था। दूसरा कह रहा है नए कृषि उपकरणों की सहायता से अधिक अनाज उत्पन्न होने लगा। यानी कि नए कृषि में परिवर्तन हुए और कृषि में नए नए उपकरणों का प्रयोग होने लगा। तो कृषि में नए नए उपकरणों के प्रयोग से अधिक अनाज उत्पन्न होने लगा क्या। तो कह रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो देखो, जब आप महाजनपद काल का अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में बड़े पैमाने पर लोहे का प्रयोग होने लगा था। और ऐसे में लोहे के प्रयोग से बड़े बड़े प्रदेश और जनपद राज्य निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनी। क्यों, क्योंकि खेती के लिए नए नए औजार आए, नए नए उपकरणों की मदद से किसान आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगा। इसलिए बड़े पैमाने पर अब अनाज को जमा किया जा सकता है, अनाज का व्यापारीकरण किया जा सकता है। तो ऐसे में माहौल जो है वो स्थायी जीवन की ओर बढ़ने लगा। परिणाम यह हुआ कि जनपदों का निर्माण होने लगा। तो ये कथन दोनों ही सही हैं, अतः आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, एक और दो दोनों ही। तो यानी कि महाजनपदों के निर्माण में लोहे का व्यापक प्रयोग और नए कृषि उपकरण दोनों ने ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ईसा पूर्व 6ठी सदी के निम्नलिखित महाजनपदों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम व्यवस्थित कीजिए। अब देखो, महाजनपदों का अगर मैप आपके माइंड में है तो अगर आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाओगे तो पूर्व की ओर शुरू करने पर सबसे पहला महाजनपद है अंग, जो कि आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले में पड़ता है। इसके बाद आता है मगध। मगध की बात करें तो आधुनिक पटना और गया के जिले इसमें हैं तथा शाहबाद का कुछ हिस्सा ही पड़ता है। उसके बाद काशी जनपद पड़ता है और उसके बाद कौशल जनपद पड़ता है। तो अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो हमारा जो सही आंसर है वो होगा पहला, अंग, मगध, काशी, कौशल और मत्स्य। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जब आप जाओगे तो इस क्रम में आपके ये महाजनपद आएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको मिलान का क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में महाजनपद और सूची 2 में उसकी राजधानी दी है। तो देखो, अंग महाजनपद है, मगध महाजनपद है, काशी है, कौशल है। दूसरी तरफ वाराणसी है, चंपा है, राजगीर है और श्रावस्ती है।
तो अगर आप देखेंगे तो आप सभी को पता है अंग जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो अंग की राजधानी थी चंपा, तो अंग की राजधानी हो गई चंपा। मगध की राजधानी हम सभी को पता है, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगीर, आगे चलकर पटना बनी थी यानी कि पाटलिपुत्र बनी थी। काशी की राजधानी है वाराणसी, तो काशी का मिलान हो गया वाराणसी से। और कौशल, कौशल की राजधानी बची श्रावस्ती। तो अगर आप देखेंगे डी पर 4 आ रहा है और फर्स्ट पे सेकंड आ रहा है, तो ऑप्शन होगा हमारे यहाँ पर सी। ठीक है, तो यहाँ पर महाजनपद उनकी राजधानी से प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, कि बिंबसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी कि जो राजा था बिंबिसार, बिंबिसार के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि कौन से कथन असत्य हैं। तो पहला है कि वह मगध का वास्तविक संस्थापक था। दूसरा है उसने अंग देश पर अधिकार कर लिया था। तीसरा है उसकी पहली पत्नी प्रसेनजीत की पुत्री थी। और चौथा है कि उसने राज्य वैद्य जीवक को अवंतीराज चंड प्रद्योत के इलाज के लिए उज्जैन भेजा था। तो अब इन 4 ऑप्शन आपके दिए हैं और इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो असत्य है, यानी कि कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। तो देखो, तो हम बिंबसार के बारे में पहले थोड़ी नॉलेज लेते हैं। अगर हम बिंबसार की बात करें तो बिंबसार की जो पहली पत्नी थी वो कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। तो बिंबसार की पत्नी कौन थी, तो बिंबसार की पत्नी कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। जबकि यहाँ पर लिख रखा है कि उसकी पहली पत्नी प्रसेनजीत की पुत्री थी, यानी कि ये कथन असत्य है और यही हमारा आंसर है। आगे बिंबसार की अगर हम बात करें तो बिंबसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया था। उसने 3 विवाह किए थे। पहला विवाह उसने काशीग्राम दहेज, पहले विवाह से उसे काशीग्राम दहेज में मिला था और कौशल के साथ शत्रुता समाप्त हो गई थी। उसकी दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया था। और तीसरी रानी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी। बिंबसार ने अंग देश पर अधिकार कर लिया था और शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था। तो ये बिंबसार के बारे में कुछ फैक्ट हैं। तो मगध का वास्तविक संस्थापक था, उसने अंग देश पर अधिकार भी कर लिया था। ठीक है, और उसने राज के जीवक को अवंतीराज चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए उज्जैन भी भेजा था। तो 3 ये सही हैं और सी जो ऑप्शन था वो गलत था और ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये पूछा गया कि कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कि आपके सामने 3 ऑप्शन दिए और ये पूछ रहा है कौन कौन से सही हैं। एक तरफ राज्य है और एक तरफ राजधानी है। राज्यों में एक तरफ मल्ल है, वत्स है, लिच्छवी है, दूसरी तरफ कुशीनारा, श्रावस्ती और वैशाली है। तो देखो, मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनारा थी, तो मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनारा थी, यानी कि पहला ऑप्शन तो ये बिल्कुल सही मिला हुआ है। फिर वत्स की कौशाम्बी थी, तो वत्स वाला ये गलत है। और फिर लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी, ये भी सही है। तो 1 और 3 यानी कि ऑप्शन हमारा हो गया सी सही। आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है बिंबसार ने उसे योग्यता के आधार पर राजा बनाया था। दूसरा कथन है उसने काशी और वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिलाया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। यानी कथन आपके सामने है कि बिंबसार ने उसे योग्यता के आधार पर राजा बनाया था और उसने काशी और वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था क्या। और कह रहा है कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2, 1 और दोनों, ना तो 1 और ना तो 2। तो देखो, इसका आंसर है, अगर हम बात करें तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन पर अधिकार किया था। तो यानी कि अजातशत्रु के जो पिता थे बिंबिसार, तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करी और सिंहासन पर अधिकार प्राप्त कर लिया। तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत, यानी कि यह कथन सही नहीं है। बिंबिसार ने उसे योग्यता के आधार पर राजा नहीं बनाया था, बल्कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करी तब वो राजा बना। अजातशत्रु ने राज्य विस्तार की आक्रामक नीति से काम किया और उसने काशी और वैशाली को मगध में मिला लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया, यानी कि दूसरा कथन सही है। यानी कि पहला कथन गलत है और दूसरा सही है। तो इसका आंसर होगा केवल 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हमें ना क्या करना है, चैप्टर को पूरा पढ़ना है। चैप्टर पढ़ने का, जैसे आपने महाजनपद काल को पढ़ लिया, मगध को पढ़ लिया, मौर्य साम्राज्य को पढ़ लिया, अब उससे रिलेटेड आपको ना एक एक लाइन सेटअप होनी चाहिए अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन है वो नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, हर्यक कुल के राजा उदायन ने पटना में एक किला बनवाया था।
दूसरा है एकराट उपाधि महापदम नंद ने धारण की थी, यानी कि एकराट की उपाधि महापदम नंद ने धारण करी थी। तीसरा है शिशुनाग वंश ने अवंती राज्य को मगध में मिला लिया था क्या। कह रहा है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए कि इनमें से तीन में से कितने कथन सही हैं। केवल एक दो, दो और तीन, केवल दो, एक दो तीन। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो आंसर होगा ये होगा डी, एक दो और तीन, यानी कि तीनों के तीनों सही होंगे। कैसे होंगे सुनिए। अगर हम उदाइन की बात करें तो उदाइन अजातशत्रु के बाद मगध का राजा बना, यानी कि अजातशत्रु के बाद राजा कौन बना, मगध का उदाइन। उसने शासन की महत्वपूर्ण घटना यह थी कि उसने गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया था। तो हर एक कुल के राजा उदाइन ने पटना में एक किला बनवाया था भाई, क्योंकि पटना में गंगा और सोन नदियों के संगम पर उसने एक किला बनवाया। ये बात हमने किताब में पढ़ रखी है कि उदाइन अजातशत्रु के बाद मगध का राजा बना और उसने सबसे बड़ी बात करी कि पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया। तो पहला कथन तो इसलिए बिल्कुल सही है। दूसरी बात करें, मगध पर शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का शासन हुआ। तो नंद वंश के महापदम नंद ने जब कलिंग को जीता, तो कलिंग को जीतने के बाद उसने क्या करा, एकराट की उपाधि धारण करी। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है कि कलिंग युद्ध के बाद महापदम नंद ने, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से युद्ध के बाद महापदम नंद ने एकराट की उपाधि धारण करी, तो आप बताओगे कलिंग युद्ध के बाद महापदम नंद ने एकराट की उपाधि धारण करी। आगे अगर हम बात करें तो मगध पर शिशुनाग वंश के शासन के समय अवंती राज्य की शक्ति को समाप्त करने कर उसे मगध राज्य में मिला लिया गया था। इसके साथ ही अवंती और मगध के बीच की 100 साल पुरानी शत्रुता के भी अंत हो गया था। तो भाई शिशुनाग वंश के समय पर अवंती राज्य को मगध में मिला लिया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही कथन यहाँ पर क्या हैं, सही हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया। निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। तो हाथियों का सबसे बड़े पैमाने पर प्रयोग किया मगध ने। क्यों, क्योंकि मगध ही पहला राज्य था जिसने सबसे पहले हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। उसके जंगलों में हाथियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। क्लास 12 की एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई है कि मगध के जंगलों में हाथियों की बहुत तादाद ज़्यादा थी, जिसके परिणाम स्वरूप वो सेना का एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में कार्य करते थे। और आज की वीडियो का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन ये है कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सबसे पहले किस राजवंश ने, फिर किस राजवंश ने, फिर किस राजवंश ने शासन किया। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें ताकि हम और भी अच्छे तरीके से ये क्वेश्चनों की तैयारी आपकी करवा सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।